अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस पालघर से लेकर करौली तक चुप क्यों है, जरा आज इस पर बात करते हैं। पालघर में साधुओं की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, लेकिन कांग्रेस चुप रही। करौली में, राजस्थान के करौली में एक पुजारी को दिन दहाड़े पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया, कांग्रेस चुप रही। सोनिया गांधी चुप हैं, प्रियंका गांधी चुप हैं, राहुल गांधी चुप हैं, कांग्रेस के वो 35 सांसद भी चुप हैं जो कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ निकले थे हाथरस जाने के लिए। कांग्रेस के वो उद्वेलित कार्यकर्ता भी चुप हैं जो कि हाथरस जाने के लिए एक्सप्रेसवे पर और डीएनडी पर कांग्रेस के आलाकमान के साथ निकल पड़े थे। सब चुप है। ये चुप्पी क्या कहती है? ये चुप्पी क्या दर्शाती है? क्या आपके लिए मानवीयता सिर्फ कुछ सेलेक्टिव मुद्दों में ही नजर आती है? कहाँ है वो मोमबत्ती गैंग? उस दिन देखा था जब हाथरस प्रकरण हुआ था, तो आप देखिए कि देश के कई शहरों में आप अगर हम देखें कांग्रेस की ही इकाइयों को ले लें तो कांग्रेस की सभी प्रदेश इकाइयों ने प्रदर्शन किया था और जो कैंडल मार्च निकाला गया था, दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से एक धरना प्रदर्शन आयोजित कर लिया गया था। अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे थे, सीताराम येचुरी भी पहुंचे थे, तमाम राजनेता पहुंचे थे, तमाम जो कह सकते हैं कि अर्बन नक्सल जिनको कहा जाता है सब पहुंचे थे और सरकार से मांग की थी कि आपको सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके निगरानी में जांच करा ली जाए हाथरस मामले की, और तमाम तरह की मांगे की गई थी। सरकार पर हमले बोले गए थे। कहाँ है वो कैंडल मार्च वाले जो गैंग थे? आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। करौली में एक पुजारी को जिंदा जला दिया जाता है। क्या ये बहुत छोटी सी घटना है? अगर आपको बुरा लगता है कि हाथरस की पीड़िता को रात को क्यों जला दिया, आपने सुबह तक का इंतजार क्यों नहीं किया, कितना गंभीर मुद्दा था, इस पर सवाल उठाना जायज है। और एक व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाता है, पेट्रोल डालकर दिन दहाड़े जला दिया जाता है, कोई कुछ नहीं कहता है, चुप रहते हैं। मुख्यमंत्री से पूछो तो हाथ जोड़कर आगे निकल जाते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने क्लास ली है मुख्यमंत्री की और सवाल पूछे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। आज की इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कांग्रेस चुप क्यों है। आपको ध्यान होगा कि कुछ नेता अपने आप को जनेऊधारी कहते हैं, तो वो जनेऊधारे आज जब सनातन धर्म से संबंधित कुछ लोगों पर इस तरीके के हमले किए जाते हैं तो वो चुप क्यों रहते हैं? इसके अलावा अगर आप देखें कांग्रेस के नेताओं की जो चुप्पी है वो तो है। अब राजनेता जो बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं, वो दूसरे लोग सवाल उठा रहे हैं, चलता है। लेकिन पत्रकारों के लिए एक बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है कि अब मान लीजिए कि करौली की घटना हुई है, अब इंतजार करता है पत्रकार की प्रियंका गांधी का कोई बयान आ जाए तो मैं थोड़ा सा उसमें लगा दूं। सोनिया गांधी ने जो वीडियो जारी किया था, ऐसा कोई वीडियो जारी करते हैं तो मैं जरा खबर बना दूं। राहुल गांधी कोई वीडियो जारी करके, क्योंकि वो तो रोज ट्वीट करते हैं, प्रधानमंत्री पर अगर टिप्पणी करनी हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करनी हो तो वो लगभग रोजाना ट्वीट करते हैं। तो ये लोग रोज रोज ट्वीट करके जो जिस तरीके से सरकार पर हमला बोलते हैं, तो ऐसी घटनाओं पर अगर बीजेपी के शासित राज्यों में अगर इसी तरह की घटनाएं होती हैं तो भी इनके ट्वीट आते हैं। अब पत्रकार के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि दूसरे किसी राज्य में, अगर कांग्रेस शासित राज्य में कोई घटना हो गई है और वहां पर कोई ट्वीट नहीं आ रहा है कांग्रेस आलाकमान के नेताओं का, तो वो क्या खबर लगाए, कांग्रेस की तरफ से आखिर कोई रिएक्शन देगा नहीं देगा, ये भी तो बता देना चाहिए। ये मतलब एक कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि हम आपसे पूछ रहे हैं आज कि ये जो चुप्पी है इसके असल कारण क्या है, ये आप बताइए नीचे कमेंट में लिखकर, ताकि ये जो कमेंट्स हैं ये कांग्रेस तक पहुंचे और कांग्रेस ये जो चुप्पी है उसको तोड़े और खरौली मामले पर भी कुछ बोले, पालघर मामले पे भी कुछ बोले, हाथरस पर तो वो बोल ही रही है। आज की इस रिपोर्ट में डिटेल में बात करेंगे, आपसे विस्तृत तरीके से बात करेंगे और बताएंगे कि जो पुजारी हैं उनका जो परिजन है उनकी कुछ मांगे मान ली हैं, राज्य सरकार ने मुआवजा दे दिया है, जो कुछ अधिकारियों को निलंबित किया गया है तो अंतिम संस्कार कर दिया है घर वालों ने। लेकिन यहाँ पर भी देखिए, आप मुआवजे की बात आगे जो कांग्रेस करती है मुआवजे की बात, हमने देखा कि किस तरीके से ऑडियो टेप्स भी सामने आए थे हाथरस मामले में कि आप इंतजार कीजिए, सरकार की बात मत मानिएगा, हम आपको ज्यादा मुआवजा दिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह के तमाम टेप्स सामने आए थे। मीडिया में है, सब कुछ सार्वजनिक है, ऐसा कुछ नहीं है कि खाली हम ही बता रहे, सब कुछ सार्वजनिक है ये। तो यहाँ पर भी ये जो मुआवजे की राजनीति होती है इस पर भी सवाल उठता है। आज की इस रिपोर्ट में हम उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आज बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी कि किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पर उठाए हैं गंभीर सवाल
बात करेंगे रेल रोको आंदोलन चला रहे पंजाब के लोगों की भी। अब देखिए कि ये जो रेल रोको आंदोलन है इसका कोई मतलब बेकार में ये कर दिया गया है। अब कृषि कानून है, जब देश भर के किसान उसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। नुकसान देश का तो हो रहा है, पंजाब का हो रहा है। पंजाब में सिर्फ 2 दिन का कोयला बचा है, पूरे पंजाब में अंधेरा छा सकता है अगर ये रेल रोको आंदोलन नहीं खत्म किया गया, मालगाड़ियां नहीं चली, कोयला नहीं पहुंचा तो ये अंधेरा हो जाएगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा और किसको इससे नुकसान उठाना पड़ेगा? ये जो आंदोलनकारी बैठे हुए इनको ये बात समझनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे आपके साथ। इसके अलावा अब केंद्र सरकार ने जो हाथरस प्रकरण है उसकी सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है और सिर्फ जो हाथरस प्रकरण हुआ है उसकी ही सीबीआई जांच नहीं होगी। राज्य सरकार ने कहा है कि जिन लोगों ने राजनीतिक हित साधने की कोशिश की, जो एक साजिश की गई है और खासतौर पे जो मीडिया में दुष्प्रचार किया गया है, वो सब भी सीबीआई की जांच के दायरे में आएगा। ये भी बताएंगे आपको आज की इस रिपोर्ट में। और अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं, इसलिए आज अंत तक बने रहिए। बहुत गंभीर चीजें आपके लिए निकाल कर लाए हैं, लेकिन आज के जो ये कार्यक्रम है उसकी हम शुरुआत करते हैं कांग्रेस से। राजस्थान के करौली जिले में मृतक पुजारी का शनिवार को सरकारी आश्वासन मिलने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। करौली जिले के सपोटरा थाना के बुकना गांव के पुजारी बाबूलाल वैष्णव पर कुछ लोगों ने कथित रूप से पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी, जिनकी बाद में जयपुर में मृत्यु हो गई। पुजारी के परिवार वाले कुछ मांगों को लेकर अड़े थे, जो आला अधिकारियों के आश्वासन के बाद मान गए। पुलिस के अनुसार सरकार की ओर से मृतक के परिवारजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा, एक आश्रित को संविदा के आधार पर नौकरी, इंदिरा आवास योजना के तहत एक मकान का आश्वासन दिया गया है। इसके साथ ही संबद्ध थाने के थानाधिकारी एवं स्थानीय पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। करौली के पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने कहा, पटवारी एवं एसएचओ को हटाने के साथ साथ मुआवजे, नौकरी एवं मकान के आश्वासन के बाद परिवार के सदस्य मान गए और मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। उल्लेखनीय है कि भूमि विवाद में पुजारी वैष्णव को बुधवार को कथित तौर पर आग लगा दी गई, जिनकी गुरुवार को एसएमएस अस्पताल में मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस बारे में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। आरोप है कि मंदिर के पास की खेती जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे इन लोगों ने पुजारी पर कथित रूप से पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इससे पहले भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने बुकना गांव में पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उनकी मांगों के समर्थन में वहां धरने पर बैठे थे। इस बीच भाजपा की 3 सदस्यीय समिति के सदस्यों डॉक्टर अलका सिंह गुर्जर, रामचरण बोहरा व जितेंद्र मीणा ने बुकना गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से बातचीत कर घटना की जानकारी ली। जयपुर से सांसद बोहरा ने कहा, राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। बाड़मेर, दौसा, करौली, भरतपुर, जहां भी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि केवल अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और कानून की निरंतर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य में कानून व्यवस्था से जुड़ी कुछ घटनाओं पर शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से फोन पर बातचीत की। राजभवन सूत्रों ने बताया कि कलराज मिश्र ने करौली में पुजारी को जिंदा जलाने, बाड़मेर में नाबालिग से बलात्कार सहित कई घटनाओं के संदर्भ में राज्य की कानून व्यवस्था के बारे में मुख्यमंत्री से चर्चा की। सूत्रों के अनुसार राज्यपाल मिश्र ने इन घटनाओं पर चिंता जताई, जबकि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को बताया कि राज्य सरकार ने इन सभी घटनाओं पर संज्ञान ले लिया है और उनकी जाँच पुलिस द्वारा की जा रही है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में विपक्ष की कथित विभाजनकारी नीतियों से जनता को सावधान रहने की अपील की। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों की सोच घटिया है और इरादे खतरनाक है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस, सपा और बसपा का नाम लिए बगैर कहा कि विपक्षी दलों की सोच घटिया और इरादे खतरनाक हैं। विभाजन इनके डीएनए में है। इसी सोच के तहत इन्होंने पहले देश को बांटा और अब वे जाति, संप्रदाय, मजहब तथा क्षेत्र के नाम पर समाज को बांटने की फिराक में हैं। इनके लिए अपने खानदान का हित ही सर्वोपरि है, बाकी सब गौण है। उन्होंने कहा कि 15 साल तक प्रदेश की सत्ता में काबिज रहने वाली बसपा और सपा के पास उपलब्धि के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार और अराजकता है। समय समय पर इन दलों ने अपने हित में लोकतंत्र और संविधान का गला घोटा है। इनका विकास सिर्फ नारों और भाषणों तक सीमित रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शनिवार को देवरिया सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के मद्देनजर वहां के मंडल, क्षेत्र और मतदान केंद्र के प्रमुख पदाधिकारियों की डिजिटल माध्यमों से बैठक को संबोधित किया। आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में चौतरफा विकास के नाते भाजपा की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। ऐसे में विपक्षी दलों की नाखुशी अब हताशा में बदल चुकी है।
लिहाजा वे सरकार को बदनाम करने का हर हथकंडा अपना रहे हैं, पर इनके मंसूबे कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। इस बीच पंजाब में कृषि कानूनों के विरोध में जारी रेल रोको प्रदर्शन के कारण राज्य के ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। अधिकारियों ने यह बात कही। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने शनिवार को 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों से आंदोलन में ढील देने की अपील की है ताकि मालगाड़ियों की आवाजाही हो सके। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, अगर मालगाड़ियां चलनी शुरू नहीं होती तो मुझे डर है कि बिजली कटौती हो सकती है और राज्य में पूरी तरह विद्युत आपूर्ति बाधित भी हो सकती है। पंजाब में बेमियादी रेल रोको आंदोलन के कारण मालगाड़ियां नहीं चल पा रही हैं और इस कारण ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की आपूर्ति प्रभावित हुई है। पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वेणु प्रसाद ने कहा, हमारे पास सिर्फ 2 दिन का कोयला बचा है। अधिकारियों के अनुसार लेहरा मोहब्बत, रोपड़ और जीवीके तापीय विद्युत संयंत्र पहले ही बंद हो चुके हैं। 2 अन्य विद्युत संयंत्र आरएस तलवंडी, साबू और नाभा अपनी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता से आधा उत्पादन ही कर पा रहे हैं। उधर केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 वर्षीय एक दलित महिला के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और बाद में उसकी मृत्यु के मामले की सीबीआई से जांच के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि जांच एजेंसी के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और प्राथमिकी दर्ज किए जाने के तुरंत बाद फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ जांच दलों को अपराध स्थल पर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कथित सामूहिक बलात्कार मामले के अलावा राजनीतिक हितों, मीडिया के एक हिस्से के द्वारा दुष्प्रचार की घटनाओं, जातिगत टकराव और हिंसा के लिए उकसाने की खातिर कथित आपराधिक साजिश से संबंधित प्राथमिकी में भी सीबीआई जांच की मांग की है। अब हाथरस मामले में आरोपियों के वकील ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह जो मृत्यु हुई है पीड़िता की, दरअसल ये ऑनर किलिंग का मामला है। लड़की के घर वालों ने ही उसे मारा है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कह रहे हैं आरोपियों के वकील और अपने बयान के पक्ष में वो क्या क्या दावे और तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। इस केस में SC/ST एक्ट का पूरी तरह से दुरुपयोग हुआ है। क्षत्रिय समाज को टारगेट किया गया है, निशाना बनाया गया है, उसे बदनाम किया गया है, पूरे देश में बदनाम किया है। पूरे देश की भावनाएं राजपूतों के हाथ में, वो सब परेशान है। ऐसा नहीं था, ये समाज का अंग बना हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य सब मिलके बनते हैं। पूरा शरीर एक साथ मिलके एक साथ जाता है, मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गुरुद्वारा, सभी जगह जाते हैं। आपको तो प्रूफ पेश करना होगा। हमें प्रूफ पेश कर रहे हैं हम, ये प्रूफ केस है। कहीं ये डॉक्टर की MLC है, ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस अलीगढ़ की, इसमें कहीं भी सीधे लिखा गया देयर इज नो साइंस सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिनल एनियल इंटरकोर्स। साफ सीधा आप देख चुके हैं, आपके द्वारा ये सब निकली हैं, मिली हैं। तो इसमें साफ जब जाहिर है कोई रेप नहीं हुआ। जब रेप नहीं हुआ तो गैंग रेप भी नहीं हुआ, ये सिद्ध हो गया। FIR अंडर सेक्शन 307 की है, पहली FIR है। पहला स्टेटमेंट मां का आप लोगों के द्वारा रिकॉर्डेड है, उसमें कहीं रेप, कहीं और अन्य मुलजिमों और 3 मुलजिमों का नाम नहीं है, किसी तरह से नहीं है। जो बात थी, इसलिए ऑनर किलिंग क्यों है? क्योंकि जब उसका ये चल रहा था तब संबंध था, इसलिए उसके भाई ने उसे प्रताड़ित किया, उठा के डाला, स्पाइनल इंजरी हुई, वो भागी, तार में फंसी, जीभ कटी उसकी, ये सब कुछ हुआ, जिसकी वजह से फिर वो अपने को बचाने के लिए, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, गांव में दुश्मनी के बहुत कारण होते हैं, वो मैं आपको सबूत भी दूंगा, तथ्य भी दूंगा, गवाही भी दूंगा।